हेलो दोस्तों, डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह एसएससी एमटीएस का एक वीडियो है जिसमें 25 क्वेश्चन का आंसर रहेगा और 25 क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ हम देखेंगे। यह 25 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 2021 के जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिससे आपका आने वाला एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा से जाए और आपका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा हो जाए। इसके लिए ये 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी होगा, जिससे आप अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि आपका स्टडी कैसा चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। 4 पार्ट हो चुका है और आज 5वां पार्ट है। तो चलिए हम 5वें पार्ट को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकर को बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा ब्रिटेन के नए पौंड स्टर्लिंग 50 के जो पौंड स्टर्लिंग है नोट पर सुविधा के लिए चुना गया था। मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कोड ब्रेक किया गया था, विश्व युद्ध का जो कोड था उसको ब्रेक किया गया था। उसके लिए इंग्लैंड ब्रिटेन का जो बैंक था, बैंक ऑफ ब्रिटेन जो था, यह 50 रुपया का जो नोट पर उनके लिए चुना गया था। मतलब 50 रुपया का जो वहाँ का नोट होता है यानी पाउंड स्टर्लिंग होता है, इसको पेनी बोला था, उसके लिए किसे चुना गया था। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो थे हमारे कौन, एलन ट्यूनिंग जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के यह कोड ब्रेकर का काम इन्होंने किया हुआ था। यह इनका जो योगदान है, शुरुआत में जो कंप्यूटर का विकसित हुआ उसमें भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ था। यह एक गणितज्ञ थे। आगे चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम। प्रतिक्रियाशीलता मतलब एक्टिविटी, मतलब कौन ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उससे कम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताना। ये एग्जाम में मिलता भी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है क्रम, आपको इसका सही क्रम बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन 4, यानी 4 नंबर सही है। 4 नंबर में क्या है, सबसे पहले सोडियम, आयरन, सिल्वर और गोल्ड। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कौन होता है, तो पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम के बाद सोडियम के बाद लिथियम, यह सब ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील क्या है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर क्या होता है, लिथियम। अगर कम पूछे तो कम में क्या होगा, तो सबसे कम होता है लिथियम, सबसे कम क्या होता है, प्लेटिनम सबसे कम होता है। प्लेटिनम के बाद गोल्ड के बाद सिल्वर। यानी अगर घटते क्रम में पूछे, यानी सबसे कम तो प्लेटिनम से थोड़ा सा ज़्यादा गोल्ड का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिल्वर का। और सबसे ज़्यादा कौन होता है प्रतिक्रियाशील, तो होता है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनियन फिनांस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री। फिलहाल वित्त मंत्री कौन है, तो अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ये जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। यानी जीएसटी काउंसिल का जब भी बैठक होता है तो इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही करती हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। पहले बहुत सारे टैक्स थे, सबको हटाकर एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका नाम है जीएसटी। अगला क्वेश्चन, राजा जय एडम्स निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। हमेशा क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है, कोई एक प्लेयर का नाम बोलेगा, उसका बोलेगा कि यह किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आपको मोटा मोटी जो अच्छे प्लेयर हैं, जो नामी ग्रामी प्लेयर हैं, उनका याद रखना पड़ेगा कि यह कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं राजा जय एडम्स, तो ये किसे, यह स्केट बोर्डिंग खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन था राजा जय एडम्स का। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। कौन सी बीमारी वायरस से, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वायरस से होने वाली बीमारी, प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी, या फिर जीवाणु से होने वाली बीमारी। तो आपका क्वेश्चन है अभी वायरस, यानी वायरस से होने वाली बीमारी कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 इसका खसरा। मीजल्स जो है यह वायरस से होती है और यह एक क्या है, संचारी रोग है। संचारी रोग का मतलब जो एक से दूसरे को फैलता है। मीजल्स यह किस वायरस के होता है, तो यह रूबेला वायरस से मीजल होता है। यानी मीजल वायरस में क्या होता है, किस वायरस
वायरस जिसका नाम है रूबेला वायरस। इससे जो संक्रमित यानी जिस व्यक्ति को मीजल्स हो रहा है, खसरा हो रहा है, तो उसके नाक में और गले में इसकी क्या होती है, प्रकृति बन जाती है, यानी नाक और गला को ये क्या करता है, खराब करता है, उसकी बीमारी होता है। फिर उस व्यक्ति को अगर छींकता है, वो व्यक्ति खांसता है, तो उसके नाक से जो छींक निकलता है, अगर उससे कोई दूसरा कोई सांस लेगा तो उसके अंदर ये चला जाएगा और उसको भी यह बीमारी फैल जाएगा। तो इसलिए इसको कौन बीमारी बुलाता है, तो इसको कम्युनिकेबल डिजीज यानी संचारी रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय अकादमिक पत्र है? भारत का राष्ट्रीय अकादमिक पत्र कौन सा संस्थान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य अकादमी भारत का राष्ट्रीय अकादमिक पत्र है। साहित्य अकादमी की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने 1954 में इसकी स्थापना की थी और प्रेजेंट टाइम में इसके सचिव कौन है, तो डॉक्टर के श्रीनिवासन साहित्य अकादमी के सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? तो देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण का मतलब होता है कि ऊर्जा का ना तो लॉस होता है और ना ही ऊर्जा का क्या होता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। मतलब अगर किसी निकाय को ऊर्जा दिया जा रहा है, अगर किसी निकाय को हीट दिया जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी जो हीट दिया जा रहा है इससे उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो ये थर्मोडायनेमिक का प्रथम नियम था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला हुआ है? किस भारतीय शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जगह दी गई है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, इसका आंसर है अहमदाबाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अहमदाबाद शहर को विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को के विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया है। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है और ये गुजरात का बहुत बड़ा शहर है, यानी सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में मौजूद है? वायुमंडल जो है, वायुमंडल का बहुत सारा परत है, 4-5 परत है, उसमें ओजोन किस परत में पाया जाता है? कभी ये पूछता है, कभी पूछता है वायुमंडल का सबसे निचला परत क्या है, जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, तो उस तरह पूछता है ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन जो है यह ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। यह पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है ओजोन मंडल। यह ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है ओजोन। ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ एक इसका मंडल है। ओजोन मंडल में 95% ओजोन यहीं पे पाया जाता है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ओजोन परत जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ओजोन परत में नष्ट होता है तो पृथ्वी से आने वाली हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आएंगे, जिससे चर्म रोग और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है यह श्रीलंका में स्थित है, श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सही ढंग से मेल नहीं खाता? यानी 4 ऑप्शन इसमें बोला है कि कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी किस चीज़ का गुणवत्ता मार्क नहीं है। तो देखते हैं क्या है सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ISI जो है यह सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के लिए यह गलत है, यह उसका मार्क नहीं होता है। जिस तरह अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेते हैं उस पर एग मार्क रहता है, सिल्वर प्रोडक्ट लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं उस पर हॉल मार्क रहता है, फूड का प्रोडक्ट लेते हैं उस पर FPO होता है,
उसी तरह इसका क्या होता है, तो ये गलत है, इसके लिए ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही मेल कौन नहीं था, तो ये सही मेल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र के बहुत सारे भाग होते हैं, उसमें से एक भाग होता है सुरक्षा परिषद। इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहता है। यह सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदार होती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं यह गैर अस्थाई सदस्य होते हैं। यानी 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्पोररी होते हैं। जो परमानेंट होते हैं वो हमेशा रहते हैं, और जो टेम्पोररी होते हैं इन्हें 2 वर्ष के लिए चूज किया जाता है। तो कितने टेम्पोररी होंगे, तो 10। अब आपसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछता है कि परमानेंट सदस्य कौन कौन है। अमेरिका है, तो जब अमेरिका रहेगा तो रूस भी रहेगा, रूस रहेगा तो चाइना भी रहेगा। और जब इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र के, उस समय यूके भी एक बहुत बड़ा देश था। तो यूके भी है और फ्रांस है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, अमेरिका, रूस, चाइना, यूके और फ्रांस, ये इसके 5 अस्थाई सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 13 नंबर क्वेश्चन, तारा का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस घटना का एग्जाम्पल है? तारे जो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ये किस घटना के कारण, यह प्रकाश की घटना है, उसके कारण प्रतीत होते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो इसी विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, और इसी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तारा एक्चुअल में टिमटिमाता नहीं है, वो प्रतीत होता है। अब आप बोलेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पर मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, तो वायुमंडल में सभी गैसों का अलग अलग लेयर है, तो जिसके कारण वो एक अलग लेयर की तरह काम करता है प्रत्येक, यानी एक लेयर से दूसरे लेयर में जाता है, कहीं की डेंसिटी ज़्यादा, कहीं की डेंसिटी, तो वो क्या करता है, प्रकाश का क्या होता है, वहाँ पर अपवर्तन होता है, वहाँ पर अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारा क्या होता है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। आप देखते होंगे कि पानी में कोई सिक्का रखा जाता है तो अपने कद से ऊंचा दिखा देता है, या कोई डंडा रखा जाता है वो टेढ़ा दिखाई देता है, ये सब अपवर्तन का ही कारण है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ये तो गलत है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। माफ़ कीजिएगा, आंसर सी इसका सही होगा, आप करेक्ट कर लेंगे, आंसर डी नहीं होगा। दीनबंधु मित्र जो है यह नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। नील दर्पण पुस्तक जो है यह 1860 ईस्वी में है, ढाका में प्रकाशित हुआ था, और यह नील का जो खेती होता है उससे रिलेटेड था कि कैसे नील विद्रोह उसमें दिखाया गया, कैसे अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, जबरन खेती करवाते थे, तो ये सबसे इसमें रिलेटेड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, मोबाइल ऐप ए विगिल को लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया हुआ है और किस मकसद से इसे लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को थोड़ा रोक कर आप इसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नागरिकों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। ये ऐप का नाम है सी विजिल, ये ऐप है। यानी आपको पता होगा कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद क्या होता है, आचार संहिता लगता है। आचार संहिता में इलेक्शन कमीशन कुछ नियम को लगाती है, और उस नियम को कोई पार्टी फॉलो नहीं करता है तो उसके उल्लंघन में उस पर रिपोर्ट दायर करता है। इसी के लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव था, तो चुनाव के पहले इस ऐप को लॉन्च किया गया था, ताकि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके आसपास में कोई है तो उसका फोटो को या वीडियो को आयोग के वेबसाइट पर उसको डाल सकते हैं, जिसके कारण उसको देखकर उसे सजा दिया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है कि अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप इस ऐप के थ्रू उसको बतला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? यानी अंडमान और निकोबार द्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? देखिए, भारत में अभी तो 28 राज्य हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट की संख्या अभी भी 25 ही है। यानी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो एक राज्य का हाई कोर्ट दूसरे राज्य में है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका अलग अलग है। एक दिल्ली ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, और जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के भी पास है अब।
तो उस तरह बोला कि अंडमान और निकोबार किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता, कोलकाता नहीं कलकत्ता। हाई कोर्ट का नाम क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो जिस तरह अंडमान और निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, उसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दमन दीव आता है, दादर नगर हवेली भी आता है। किसके अंतर्गत, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बाब उल मंडब जल संधि किन निकायों को जोड़ती है, किस दो निकायों को बाब अल मंडब जल संधि जोड़ती है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, इन दोनों को यह जोड़ती है। यह बाब अल मंडब जल संधि या अरब प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के सींग पर जिबूती, इरितिया और उत्तरी सोमालिया के बीच में स्थित है, जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने का काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर टिक लगा देते हैं, आप लिख देंगे रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रस्तावना में नहीं है। यह क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि प्रस्तावना में कौन सा वर्ड है और कौन सा वर्ड नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वर्ड नहीं है। तो ऑप्शन बी सही सुनो, यानी टॉलरेंस जो है यह प्रस्तावना में इस वर्ड का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष इसका वर्ड का यूज किया गया है। प्रस्तावना जो है ये संविधान का मतलब पार्ट है, संविधान के आगे जो रहता है उस प्रस्तावना रहता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो शब्द हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, जालियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड त्याग दिया था, किसे नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उसने अपना नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि मिली थी, लेकिन जलियांवाला नरसंहार हो गया। इससे दुखित होकर बहुत लोगों ने अपना जो अवार्ड मिला हुआ था, जो इनको उपाधि मिली थी, उसको त्यागा हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जो काला कानून बोला जाता था। रॉलेट एक्ट को बोला जाता था बिना वकील बिना दलील का, यह एक कानून था। इसके विरोध में अमृतसर के निकट स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए इस कानून के विरोध। उस समय जनरल ओ डायर जो बाग था उसका एक ही गेट था, गेट को बंद करके अंधाधुंध गोली चलाया, हजारों की संख्या में लोगों को मर गया। तो यह नरसंहार तो काफ़ी विद्रोह हुआ था और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, प्रसाद योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है, यानी कौन ऐसा मंत्रालय है जो प्रसाद योजना को शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के तहत। चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन 2 पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना को शुरू किया गया है। प्रसाद योजना क्या है, प्रसाद योजना जो है यह पर्यटन मंत्रालय 2014 और 15 में इसे शुरू किया हुआ था। इसे शुरू करने का उद्देश्य है कि जो धार्मिक पर्यटन है, धर्म के लिए बहुत सारे पर्यटक जो इधर उधर घूमते हैं, उसकी दृष्टि से जो धार्मिक स्थान है उसको क्या किया जाए, विकास किया जाए। यानी काफ़ी अच्छा कदम है कि धार्मिक स्थानों को विकास किया जाए, ताकि बहुत सारे लोग पर्यटन ऐसे आते हैं जो मंदिर वंदिर देखने आते हैं, इसके कारण मंदिर का क्या होगा, विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है, कौन क्या है, प्राथमिक गतिविधि नहीं है। और इसका सही जवाब हो जाएगा निर्माण। निर्माण का कार्य जो है यह प्राथमिक गतिविधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान कैलिको के रूप में क्या जाना जाता था, कैलिको के रूप में क्या जाना जाता था। तो कैलिको किसे कहा जाता था, तो पूर्व साम्राज्यवाद के दौरान कैलिको जो कहा जाता था, कॉटन को कैलिको पहले बोला जाता था।
चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में चारबाग वास्तुकला की शैली किसने पेश की थी? चारबाग वास्तुकला की शैली किसने पेश की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा मुगल वंश के संस्थापक जहाबुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन संविधानिक निकाय नहीं है? कौन ऐसी निकाय है जो संविधानिक निकाय नहीं है? अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं, इस संविधानिक निकाय का मतलब होता है वैसा निकाय जिसका संविधान में वर्णन किया हुआ या जिसके लिए संविधान में कोई अनुसूची हो। तो क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानिक आयोग नहीं है, यानी संविधान में नीति आयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं है, नीति आयोग के लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। नीति आयोग इसे मतलब अभी जो सरकार चल रही है एनडीए की, इसी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, पर इसके चेयरमैन जो हैं, जो प्रधानमंत्री थे वही इसके चेयरमैन रहते थे। अभी इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी और इसके वाइस चेयरमैन थे राजीव कुमार, और सबसे फेमस है इसका सीईओ से क्वेश्चन पूछता है, इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ये 25 क्वेश्चन का एक वीडियो था, 25 क्वेश्चन का एक सेट था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इससे आपको कुछ हेल्प मिलता होगा तो आप चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं और वहाँ पर करेंट अफेयर का क्वेश्चन मिल जाता है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी मिलते हैं। यानी टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।